ये धरती भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। ये ऐसी धरती है जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। इतना ही नहीं, अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए, तब पुरलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। भारत पे ये इल्ज़ाम लगातार लगाया जा रहा है कि यहाँ पे हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म की गवर्नमेंट है और भारत को आइसोलेशन की तरफ लेके जा रही है बीजेपी सरकार और ये सब चीज़ें। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखें, हिंदू अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। हिंदू अब अपने राइट्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि बहुत हमने बलिदान दे दिया। ये वैसे ही है जैसे आपने पाकिस्तान को बहुत मौके दिए, देते आए, लेकिन एंड ऑफ द डे यू हैड टू कम टू अ पॉइंट कि हाँ भाई, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, अब हम पाकिस्तान से दोस्ती के लिए मजीद बलिदान नहीं दे सकते। तो ये वैसे ही है कि आप मुसलसल बलिदान दें। इसका अभी लेटेस्ट एक वाकया हुआ जो कि एक मंदिर में एक बच्चा पानी पीने जाता है, उसके हवाले से कि भाई उसके ऊपर टॉर्चर किया गया, उसको मारा पीटा गया, ये वो, सिर्फ वो पानी पीने गया था। तो बात दरअसल ये है, और उसके रिएक्शन में फिर कई लोगों ने उसको कंडेम करने की कोशिश की। फिर उसके प्रीस्ट जो हैं, जो पंडित हैं, जो उस मंदिर के, जो उन्होंने आके सारी चीज़ें बताई कि वो बच्चा यहाँ पे भगवान की मूर्तियों की बेअदबी करता था और चोरियाँ भी होती थीं और ये सब चीज़ें। और उसके रिएक्शन में अब ये चीज़ें हो रही हैं कि मंदिर में किसी गैर मुस्लिम का दाखला मना है वगैरह वगैरह। उस पर लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म है। मेरा सवाल ये है कि ये क्या है? मस्जिद में सिर्फ नमाजी जा सकता है, ये लिखा हुआ है साफ। यानी इवन मुसलमान भी जो नमाजी नहीं है या नमाज पढ़ने नहीं जाना चाहता, वो नहीं जा सकता। दैट इज अलाउड। मक्का में आप शहर के अंदर भी नहीं जा सकते। हाईवे पे बाकायदा बोर्ड बना लगा हुआ है और वहां से एग्जिट दिया गया है कि दिस इज योर लास्ट एग्जिट बिफोर एंटरिंग मक्का फॉर नॉन मुस्लिम्स। यानी एक गैर मुस्लिम मक्का में दाखिल तक नहीं हो सकता। मस्जिदों में लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता। इवन पाकिस्तान की मस्जिदों में तो ये तक लिखा है कि देवबंदी की मस्जिद में लिखा है कि तब सुन्नी बरेलवी फिरके के लोग इसमें नहीं दाखिल हो सकते। बरेलवियों की मस्जिदों में लिखा हुआ है कि देवबंदी या अहले हदीस इसमें नहीं जा सकते, इस हद तक। लेकिन जब यही चीज मंदिर करे, वो भी मुसलसल मंदिरों के ऊपर जो मामलात हो रहे हैं और जो चोरियां करते हुए पकड़े गए लोग मस्जिदों में, मंदिरों में मुसलमान लड़के पकड़े गए, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको डिटेल में। इन सब के बाद अब आके अगर एक मंदिर अपना ये फैसला करता है कि यहाँ पे नॉन हिंदू का दाखला मना है, तो दैट इज एक्सट्रीमिज्म। लेकिन मुसलमान ये चीजें करें तो दैट इज नॉर्मल। मुसलमान मस्जिदों के मिंबरों से, लाउड स्पीकर से पूरे शहर के 84 या 90% नॉन मुस्लिम्स को काफिर कहे, उनके लिए इनके खिलाफ दुआएं मंगवाए, वो सब जायज। हिंदू जय श्री राम बोले तो नाजायज। सड़कों को ब्लॉक करके नमाजें पढ़े मुसलमान, तो ये इनका हक है।
हिंदू इसके खिलाफ आवाज उठाए कि एम्बुलेंसें रुकी हुई हैं, पूरी ट्रैफिक आप जाम कर देते हो। भाई किस इख्तियार के साथ भाई? इसका तो इख्तियार इवन अल्लाह ने नहीं दिया। आपको पता है दुबई में इंडियन रुपीस 9,000 रुपया जुर्माना होता है अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। हम तो सऊदी अरब में भी रहते रहे हैं, वहां भी सड़कों पे नमाज नहीं होती। क्यों? भारत में एक सेक्युलर कंट्री में ये चीजें कैसे होती हैं? ये मुझे 30 साल हो गए इस यूरोप में, 31 साल हो गए। मैंने तो यहाँ पे कितने मुल्कों में मैं रहा हूँ, स्पेन में रहा हूँ, पोर्टुगल में रहा हूँ, फ्रांस में रहा हूँ, जर्मनी में रहा हूँ, हॉलैंड में रहा हूँ, फ्रांस में रहा हूँ, बेल्जियम में रहा हूँ, इंग्लैंड में रहा हूँ। मैंने तो कहीं सड़कों पे नमाज नहीं देखी, लाउड स्पीकर पे अजानें नहीं देखी। तो भारत का क्यों ऐसा अजीब सेक्युलरिज्म है? और फिर उसके बारे में बात करे वो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। भाई सिंपल सा रूल होना चाहिए ना। मंदिर के ऊपर अगर ये बोर्ड लगता है कि नॉन हिंदू इज नॉट अलाउड, तो उसको वही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए ये जो मुसलमान की मस्जिदों पे लिखा है। अगर मस्जिद पे आप नहीं दाखिल होने देते नॉन मुस्लिम को, तो मंदिर में क्यों दाखिल होने देंगे? ये उनका हक है फिर मंदिर वालों का या हिंदुओं का। तो ये एक भारत में एक, जैसे कि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि इंटरनेशनल एजेंडा है जिसको पूरा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये भी मैं डिटेल में बता चुका हूं, नए एलिमेंट्स लेके आता हूं। कल एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया की तमाम आर्मीज में से, सेनाओं में से भारत की आर्मी 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। 2014 में मोदी सरकार आने से पहले भारत की आर्मी 4th स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती थी। आज 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है भारत की। चाइना नंबर 1 पे है, अमेरिका, रशिया और फिर भारत, इसके बाद फ्रांस और फिर इंग्लैंड और ये सब आते हैं। मोदी सरकार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर मैं बाद में आता हूं, ये मिलिट्री डेवलपमेंट है। अब इसके बारे में भी मैं कुछ बता दूं कि पहले की सरकारों में ये होता था कि मिलिट्री की जो खरीदारी होती थी ना चीजों की, वो सारी की सारी बाहर से ली जाती थी। इवन हेलमेट भी बाहर से आते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बाहर से आती थी, पिस्टल भी बाहर से आते थे, हर चीज बाहर से आती थी। मोदी सरकार ने यह किया कि बाहर से सिर्फ वो चीज मंगवाओ जो हम नहीं बना सकते। पहले इसलिए बाहर से आती थी कि किकबैक्स मिलती थी, स्विस अकाउंट्स भर जाते थे। जो सरकार का जो मिनिस्टर जाते था कि कहीं ना कहीं डील कर ली, कभी बोफोर्स की डील कर ली, कभी इसकी डील कर ली, कभी उसकी डील कर ली, उसमें फिर लंबी चौड़ी किकबैक्स आती थी। आत्मनिर्भर भारत के तहत मोदी सरकार ने उन सारी चीजों को जो कि मुल्क में, देश में बन सकती थी, उनको देश में बनाना शुरू किया और बाहर से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मंगवानी शुरू की और आर्मी को कमजोर नहीं किया, आर्मी को और स्ट्रॉन्ग किया। और आज भारत 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है। मतलब यहाँ पे सबमरीन्स बन रही हैं, यहाँ पे मिसाइल्स बन रहे हैं, उनकी एक्सपोर्ट शुरू हो गई है। भारत ने एक से एक मिसाइल बनाने शुरू कर दिए और जो जरूरी मिसाइल या कोई टेक्नोलॉजी या कोई चीज मंगवानी होती है तो बाहर से मंगवा लेते हैं। और राफेल आपके सामने है कि फ्रांस से पूरी टेक्नोलॉजी के साथ मंगाया गया ताकि फिर अगली बार भारत खुद ये चीजें बना सके। ये नहीं है कि आपने हवाई जहाज मंगवाया, 10 साल बाद फिर हवाई जहाज मंगवा रहे हैं, फिर 20 साल बाद फिर हवाई जहाज मंगवा रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी के साथ चीजें ट्रांसफर करते रहे। तो दैट वाज अ बिग थिंग। अब आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोविड जो है उसके हवाले से भारत की बड़ी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। ये हजम नहीं हो रहा इंटरनेशनल लेफ्ट मीडिया को या एजेंडा सीकर्स को। भारत ने लोकल बनानी शुरू कर दी और अब जो क्वेट के जरिए एक चीज आ रही है कि 1 बिलियन डोजेस भारत इसके प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा रोज नित नई चीजें हम देखते हैं कि अभी स्टील के सेक्टर में गुजरात में 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है। कोडेक जो कि एक टीवी बनाने की फर्म है, उसने
3,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है और भारत में कोडेक के टीवी बनना शुरू होंगे, फ्लैट स्क्रीन। इसी तरह मोबाइल बन रहे हैं भारत में, मोबाइल असेंबल हो रहे हैं, इवन एप्पल 12 भारत में असेंबल हो रहा है। ये सब चीज़ें भारत में इन्वेस्टमेंट भी दबा के आ रही है, चाइना से निकल निकल के भारत की तरफ आ रही है। ये भी लेफ्ट के मीडिया को, लेफ्ट लीनिंग कंट्रीज को, जैसे अमेरिका में, अब अमेरिका की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत जल्द खबर आ जाएगी कि अमेरिका की हिस्ट्री की पहली वुमेन प्रेसिडेंट आने वाली है, क्योंकि इन्होंने इस बुढ़े भाई साहब को जो इलेक्ट करवाया है, जो बाइडन को, तो ये ज़्यादा दिन चलता नज़र आ नहीं रहा। जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 3 बार गिरता है, लड़खड़ा जाता है, अपने घुटनों के बल पे बैठा रहता है, वो बोलते वक्त भी अब इंटरनेशनल प्रेस बता रहा है कि उसको खुद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। कि एक तो ये 78 एज है, लेकिन फिर इसको आप मोदी जी से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि मोदी जी ने एक साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, योगा करते हैं, सारी जिंदगी बड़ी प्रिंसिपल लाइफ गुजारी है। वो एक अय्याश आदमी है, तो इसलिए उसकी लाइफ की वो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते जो आप मोदी जी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाइडेन का दौर ख़त्म बहुत जल्द नज़र आ जाएगा होता हुआ, और फिर कमाला हैरिस आ जाएगी, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाएगी। और कमाला हैरिस आपको पता है कि टोटल लेफ्ट के एजेंडे को लेके चल रही है। सोरोस जो चाइनीज इन्वेस्टर है, जो पूरी दुनिया के लेफ्ट को फंड करता है, कांग्रेस, भारत की कांग्रेस को जो सपोर्ट करता रहा है, ये सोरोस की मुट्ठी में कैद कमाला हैरिस। अमेरिका की पॉलिसी में भी एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। तो बहरहाल मैं आता हूं वापस भारत की जो लोकल प्रोडक्शन है उसके हवाले से। फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, भारत की डिफेंसिव प्रोडक्शन है, भारत की हेल्थ सेविंग मेडिकेशंस और वैक्सीन्स की जो प्रोडक्शन है, क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं, अब इम्यूनिटी बढ़ाने वाली प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया तलाश में है। अब हम भी फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर देखते हैं, जैसे ही बैठते हैं तो मेरे को आधे से ज़्यादा ऐड तो वही आती हैं कि ये सिरप है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये चीज़। और उन सब की ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल होता है वो भारत से ही आता है या भारत से ही कनेक्टेड है, कि आयुर्वेद का जो गढ़ है वो भारत है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पूरी दुनिया के लेफ्ट और ये जो स्पेशल एजेंडा वाले लोग हैं वो भारत को एक बहुत बड़ा खतरा महसूस करने लगे हैं। तो आपने जैसे देखा कि कश्मीर में दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है, और इन चीज़ों का इफेक्ट उन लोकल लोगों को पड़ता है। अब आप ये देखें कि कश्मीर में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आया तो लोगों ने कहा कि अरे कश्मीर में तो कयामत आ जाएगी, लोग निकल पड़ेंगे। लोग नहीं निकले, इसलिए कि लोग खुश हैं कि उनको रोजगार मिल रहा है, उनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल एक कोने में धक्के रखा हुआ था कश्मीरियों को, तो आज कश्मीरी मेन स्ट्रीम में दाखिल हो रहा है, 135 करोड़ के देश में शामिल है, उनकी चीज़ों में शामिल है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है और उसके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। देखें, कश्मीर की जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरसील के लिए, उनकी एक्सपोर्ट के लिए ये सब चीज़ें हैं। अभी दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है। ऐसे वैसे तो पाकिस्तान भी कश्मीर में ब्रिजेस बनाता है, जैसे कि ये देखें ना कितना ज़बरदस्त ब्रिज बनाया हुआ है, लेकिन आप इस दुनिया के हाईएस्ट ब्रिज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो भारत में ये बड़ी तब्दीली है जिसको कि हजम नहीं कर पा रहा लेफ्ट का वो मीडिया, वो सर्कल। अब यहाँ पे जिस तरह भारत में मैंने मंदिर की मिसाल दी कि मंदिर में बोर्ड लग गया तो इसको हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म कह दिया गया, इसी तरह जब रोहिंग्या के इलीगल लोगों को पकड़ा जाता है जम्मू में जाके, तो इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कि देखें एनपीआर लाने के लिए, एनसीआर लाने के लिए, और ये आधार कार्ड और ये सब हमसे कागज़ मांगेंगे। और ये मैं कह रहा था, देखें अब वापस इन्होंने पकड़ना शुरू किया। तो इलीगल इमिग्रेंट्स को पूरी दुनिया पकड़ती है भाई, खाली भारत नहीं पकड़ता।
बस ये भारत एक ऐसा देश है जहां का अपना भारत का हिंदू जाकर अदालत में खड़ा हो जाता है, जैसे प्रशांत भूषण पहुंच गए अदालत में और उनको जवाब बड़ा कोरा मिल गया अदालत से। उनको साफ कह दिया गया कि भाई साहब, भारत है ना, वो सिग्नेटरी नहीं है 1951 का रेफ्यूजी अकॉर्ड का, इसलिए भारत को वैसे भी मजबूर नहीं है, क्योंकि 1951 का रेफ्यूजी अकॉर्ड यूनाइटेड नेशंस का है, उसके सिग्नेटरी कंट्रीज के ऊपर लाजिम है कि वो रेफ्यूजीज को ले। भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है भारत उस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए भारत तो वैसे ही मजबूर नहीं है। और जो मजबूर मुल्क है वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क से निकालते हैं, जो रेफ्यूजी का उस पर नहीं आते स्टेटस के ऊपर। तो ये मजे लगे हुए हैं कि भाई जिसको देखो वो जम्मू तक पहुंच गए, कहां बर्मा से निकले, बांग्लादेश क्रॉस किया, इंडिया में घुसे, इंडिया में भी बंगाल, बिहार, यूपी सब क्रॉस करते हुए जम्मू तक आ गए। उनको पकड़ना क्या गलत है, लेकिन इसके खिलाफ फौरन आपका अपना भारत का मीडिया शुरू हो जाता है। तो ये है जी सूरत हाल हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है उसकी। यही गवर्नमेंट अब भारत में एक बड़े इलेक्शंस होने वाले हैं, आसाम में, केरला में, बंगाल में, सारी जगहों पे, वहां पे ये बीजेपी की सरकार पूरी भरपूर ताकत के साथ हिस्सा ले रही है और ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह ये कैंडिडेट्स जीतेंगे। आम आदमियों को, आम इंसानों को भेजा गया है कैबिनेट में, वो इलेक्शन में, पोल्स में कैंडिडेट बना के। तो होपफुली आम आदमी जब असेंबली में पहुंचता है तो आम आदमियों के मसले लेके जाता है। यहाँ पे मैं छोटी मोटी 2-3 और खबरों पे भी बात करना चाहूँगा कि वसीम रिजवी साहब ने जो अदालत में गए हैं, कुरान शरीफ की 26 आयतों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक पिटीशन दायर की है। उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उनकी फैमिली, उनके अपने लोग उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं और वो बेचारे काफ़ी तकलीफ़ में हैं। उन्होंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिया है, उन्होंने जाके अदालत में गए हैं ना भाई। अब लेट कोर्ट डिसाइड, अगर कोर्ट ख़त्म कर देती है उस मसले को तो फिर वो वसीम रिजवी साहब बैठ जाएंगे। आप उनकी जान के पीछे क्यों पड़ गए हैं कि अब अमीरुल हसन जाफरी, उन्होंने 11 मिलियन रुपीस का बाउंटी लगाई है कि जो भी वसीम रिजवी को कत्ल करेगा, जो भी इसकी गर्दन काट देगा, उसको मैं 11 मिलियन रुपीस दूंगा। इस तरह की हरकतें डेमोक्रेसीज में होती नहीं है। अब ये भारत की सरकार को देखना है कि किस तरह इसको हैंडल किया जाए। और साथ में मैं एक और छोटी खबर है जिसकी तरफ मैं जाना चाहूँगा, वो ये है सचिन वैस की जो महाराष्ट्र में पकड़ है, उसको भी बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो कह रहे हैं 100 करोड़ रुपया मुझे अनिल देशमुख होम मिनिस्टर महाराष्ट्र कह रहे थे कि आपने हर महीने उठाने हैं 100 करोड़ रुपया। एक्सटॉर्शन, पॉलिटिकल करप्शन है ये हद से ज़्यादा है। फिर अंबानी साहब के जो घर के बाहर गाड़ी मिली है तो उसमें बम वगैरह थे, तो डांडे सारे क्रॉफोर्ड मार्केट तक जाते हैं कि सचिन वास को क्रॉफोर्ड मार्केट भी गए थे, उनकी मर्सिडीज वहाँ से मिली है, उनके फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं और उन्होंने अब उगलना शुरू कर दिया है और उसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार वैसे है जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, कैपेबल ऑफ डूइंग नथिंग फॉर कॉमन पीपल। जैसे कि कोरोना का जिस तरह महाराष्ट्र में हो रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में हो रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार एक फेल्ड गवर्नमेंट है और उनकी अब पोलें खुल रही हैं। अजीज दोस्तों, भारत की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा के हवाले से यही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। आई थैंक यू वेरी मच for supporting me and for listening to me. Keep supporting
जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to heal as well as help humanity. The solidarity that India has demonstrated is an indication of both our deep historical relationship and the promise of two democracies working in this region together. Let me thank Prime Minister Modi and all the government of India for this exceptional act of solidarity and generosity. One would have thought and understood that in a global pandemic such as this, a nation's size and might would have been the primary considerations. But it is to the credit of Prime Minister Modi that our request was considered on merit and the equality of our people was recognized. Quiero agradecer al primer ministro Narendra Modi y al pueblo de India la invaluable donación de 200,000 vacunas Covishield. Este gesto de amistad permitirá salvar la vida de miles de guatemaltecos. Especialmente nos ayudará a continuar con el proceso de inmunización del personal de salud que trabaja en la atención directa a los pacientes con COVID-19. Nuestro respeto y admiración hacia el pueblo de la India se renueva con esta muestra de generosidad. Dani Abad. We have our first tranche of vaccines, 50,000 doses, thanks to the selflessness, thanks to the kindness, thoughtfulness of the people of India. And I again wish to thank my good friend Prime Minister Modi for his consideration of Jamaica as one of the countries that should benefit from the vaccines. And on behalf of the people of the Caribbean in particular, I wish to take this opportunity to personally thank Prime Minister Modi and the government of India for this act of benevolence. Prime Minister Narendra Modi, the government and people of India for the generous donation of the vaccines to we the people of Guyana. Hoću da se zahvalim i Narendri Modiju, indijskom premijeru, da se zahvalim doktoru Jaishankuru, ministru spoljnih poslova Indije koji je bio angažovan na ovome. I mean, India is one of the most advanced pharmaceutical industries. The production capacity of India is one of the best assets the world has today, and I hope the world understands that it must be fully used. Thank you.